हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आज आप सब अच्छे होंगे। हम तो बारिश के कहर में बीच फंस गए हैं, लेकिन चलता रहता है। बारिश की भी एक मज़ा भी है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी गैप अप खुलेगा। वो गैप डाउन खुला, लेकिन इसके बाद वो सुधर गया। और मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको 25,000 का कॉल लेने के लिए कहा था इंडेक्सिस को देखते देखते। तो आज वो 25,073 तक गया। मैंने 25,000 का कॉल लेने को लिए आपको कहा था और 25,073 तक गया, और फिर वो 24,973 तक लुढ़क भी गया। लेकिन एट द एंड वो 25,000 के ऊपर ही बंद हुआ, 25,017 के आसपास। तो मेरा कहना यह है कि आपने अगर 25,000 का कॉल लिया है और जो भी प्रॉफिट मिला वो बुक कर लिया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया है, आप कैरी कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैरी कर सकते हैं इस कॉल को, वो मैंने कल आपको बता दिया था। अगर आपने कॉल को कैरी किया है तो अच्छी बात है, और आप इसको कैरी रखिए, निफ्टी बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी की बात हम करें तो देखिए, मैंने कल शायद मेरा टाइटल ही दिया था कि बैंक निफ्टी में अब अचानक सडन तेजी आ जाएगी। तो आज आपने देखा कि वो 51,278 पे बंद हुआ 130 पॉइंट की तेजी के साथ, और वो 51,404 तक गया। मतलब करीबन 400 पॉइंट की तेजी आज ही इसमें हो गई। तो मैं मानता हूं कि अगर आपने 51,000 वाला मेरा दिया गया कॉल लिया होगा तो आपको मुनाफा हुआ होगा, जिसके लिए तो हम संवाद कर रहे हैं कि आपको मुनाफा हो। देखिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल पे कई सारे स्कैम्स बाहर आ रहे हैं, नए नए ऐप्स खुल रहे हैं, और उस ऐप्स के माध्यम से करोड़ों की ठगी हो रही है। उसमें अच्छे अच्छे लोगों के फोटोग्राफ रख दिए जाते हैं, और दुख की बात है कि अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपके पास से अच्छे रुपये निकलवा के वो लोग आपके अकाउंट में प्रॉफिट बताते हैं कभी कभी, लेकिन आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कृपया आपसे मेरा ये एक निवेदन है कि आप ट्रस्टवर्दी ऐप्स का ही उपयोग करें। और तो मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जो जो बातें आती है, जो जो टिप्स मिलती है, उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए और अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से आप शेयरों को चुनिए। मैं भी जब आपसे संवाद करता हूँ तो मैं कोई बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जो सोच रहा हूँ वो आपको बताता हूँ, और आप उस पर अपनी ओर से सोचते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, मैंने जो कल कॉल आपने दिए थे उसमें आपने प्रॉफिट अवश्य बनाया है। और अब कल क्या हो सकता है, देखिए, आपने रिलायंस में देखा, मैंने आपको कहा था कि रिलायंस को देखते रहिए। तो रिलायंस जो है उसमें जब कोई जनरल बिलीफ ऐसी हो जाती है कि ये शेयर बढ़ेगा, तो वो कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी की तहत ही चलता है। बढ़ने के बजाय घटने लगता है और घटने के बजाय बढ़ने लगता है। लेकिन याद रहे कि मीटिंग जो है वो 29 को 2 बजे शुरू होगी। तो अगर आपने रिलायंस का कॉल लिया है एट प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस तो चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी शेयर को
कैरी फॉरवर्ड मत करना। और अगर किया है तो अब आप कल सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप एवरेज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है एट द लास्ट एंड वो बढ़ेगा। रिलायंस का यही एक प्रॉब्लम है कि वो अपने ढंग से मार्केट को चलाता है और खुद भी अपने ढंग से चलता है। तो कल इसके जो ऑप्शंस होंगे वो काफ़ी सस्ते होंगे, आप एक आध लोट पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो शेयर के मैंने नाम लिए हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। इन्फोटेक देखिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि अब आईटी सेक्टर में तेज़ी आने वाली है दिसंबर 2024 तक, तो आ रही, आप देख रहे हैं। आज इन्फोटेक 1900 की तरफ पहुंच चुका है। इसका टारगेट नेक्स्ट 3 मंथ में 2100 का अब आ चुका है। तो इन्फोटेक में आप नेक्स्ट एक्सपायरी की, मतलब सितंबर के एक्सपायरी की डेट वाला 1940 या जो भाव है उसके आसपास का, उससे नीचे वाला कॉल आप ले सकते हैं, अवश्य मुनाफा होगा। विप्रो तो आप इकट्ठे करने लगिए, 525 रुपीज़ के आसपास वो मिल रहा है, इतना महंगा नहीं कहा जा सकता है दूसरे आईटी शेयरों के मुकाबले। जैसे TCS है तो वो 4000 प्लस में चल रहा है, HCL टेक भी कॉस्टली है, इन्फोटेक भी अब 1900 हो गया है। तो आप इन्फोटेक का अगर एक शेयर लेंगे तो विप्रो के 4 शेयर आप ले पाएंगे। तो अगर आप छोटे निवेशक हैं तो विप्रो को आप एक एक दो दो करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर दे, आने वाले समय में वो 4 फिगर में आ जाएगा। और इसमें विप्रो का जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि उसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी रिटर्न्स दिया है इन द पास्ट। बीच में पिछले 2 साल तो देखिए आईटी के सभी सेक्टर में, सभी शेयरों में एक रिसेशन सा आ गया था, थोड़ा सा बढ़ता था फिर वो नीचे आ जाता था, काफ़ी दिनों तक नीचे रहता था फिर बढ़ता था, लेकिन कंटिन्यूअस तेजी उसमें किसी भी आईटी सेक्टर में आप देख लीजिए, कोई भी शेयर उठा के आईटी का, तो उस समय के दौरान विप्रो में भी ऐसा ही था, लेकिन अब वो 500 के ऊपर चला गया है। अच्छा कुछ होगा उसमें, आप इस विप्रो के शेयर को कलेक्ट कीजिए। ONGC मैंने आपको कहा है वो भी बढ़ेगा। रिलायंस जियो को आप इकट्ठा करने लगेंगे तो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा मुनाफा उसमें होगा। हमने आज तक देखा है कि रिलायंस के सभी शेयरों जब लिस्टिंग होते हैं तो बहुत कम दाम में मिलते थे। आप रिलायंस कैपिटल का एग्जाम्पल मैं दूं आपको, आज से 25-30 साल पहले वो 23-21 रुपीज़ में मिलते थे, 1000 तक पहुंच गए। फिर उसमें जो टेक्निकल बातें हुई और फिलहाल उसका ज़माना नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने ये 21 रुपीज़ में ये शेयर लिए थे उनको उसमें उस वक्त काफ़ी बड़ा मुनाफा हुआ था। तो जियो का भी ऐसा है, कई लोग इसको बजाज फाइनेंस के साथ इसको कंपेयर करते हैं। आप सोच लीजिए कि बजाज फाइनेंस का जो भाव है वो 6500 to 7500 के बीच में रहता है, और ये आपको 320 के आसपास मिल रहा है। 29 को उसकी भी एनुअल जनरल मीटिंग है, तो शायद इसमें भी कोई करंट आ जाए, तो आप जियो को ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। मेटल के शेयरों में तेज़ी आएगी, ज़रूर आएगी, इसको भी आप देखते रहें। खास करके टिस्को बहुत सस्ता हो चुका है, कोड़ी के दाम मिल रहा है, मैं तो ये कहूँगा, तो आप टिस्को ले लीजिए। हमें और कुछ नहीं करना है,
अगर आप एक साथ 200-300 शेयर नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 शेयर उठाते रहेंगे और बाकी अपना काम करेंगे। जिस तरह हम रेस्टोरेंट में खाना खाते जाते हैं, तो अकेले होते हैं तो भी 200-300 रुपये का बिल हो जाता है। तो जब आपको ऐसा हो कि भाई आज होटल में नहीं जाएंगे, हम रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, तब आप 1 या 2 टिस्को ले लीजिए और भूल जाइए, उसका भाव देखना ही बंद कर दीजिए कि आज क्या हुआ, क्योंकि वो ओवरनाइट तो कोई 200, 300, 400 रुपया नहीं होने वाला है, लेकिन 5 साल में ये आपके पैसे 5 गुने कर देगा। ये बात सही मैं बोल रहा हूँ। ऐसे जितने भी शेयर है जो आपको भी मालूम होंगे, वो सब शेयर आप आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करें। बाज़ार का अंडरटोन बहुत ही अच्छा है। हमारी बाज़ार का इंसिडेंट पड़े हैं हमारे सामने। अभी सिर्फ CPI डेटा इंडिया और USA का वो देखना है हमें। हमारा डेटा तो 30 अगस्त तक, 30 अगस्त को आ जाएगा, तो उस पर आप नज़र बनाए रखें। फेड की जो मीटिंग है सितंबर की 17 तारीख को, 18 को उसके आउटकम आएंगे। रात तक डाउ जोन्स पे उसकी इफेक्ट आने लगेगी और फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट कट होगा ज़रूर। अगर वो उम्मीद से ज़्यादा हो जाएगा तो बाज़ारें भी हमारी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको ऐसे मौके गंवाना नहीं है। हालांकि शेयर बाज़ार कहीं नहीं भाग जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे मौके भाग जाते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर रेट कट होगा और RBI भी रेट कट करेगी, तो देखिए हमारा इंडेक्स, अभी निफ्टी का आज नया टारगेट आया है। बिफोर दिसंबर 2024 कितना आया है आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ, 27,272 का ये नया टारगेट है। और ये रियलिस्टिक है। मुझे भी लगता है कि ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से 2700 पॉइंट कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी शेयरों में अभी तूफान नहीं आया है। रिलायंस ही मान एक आप काउंट कर लीजिए, रिलायंस जो है वो 29,090 के आसपास चल रहा है, मतलब 3,000 से नीचे पहुंच गया है। वो बढ़ा देगा निफ्टी को। HDFC बैंक भी बहुत कम दाम में मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम दाम में। ICICI बैंक आप देख लीजिए, उसके भी दाम कम है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 27,272 का निफ्टी हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 27,000 ना हो और 26,000 हो तो भी क्या है, 1,000 पॉइंट की बढ़त, वो भी बड़ी बात है। आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अगर दिसंबर में मान लीजिए कि निफ्टी 26,050 पे है, आपको लगा कि भैया, आप लोग तो बता रहे थे 27,272 होगा। जो भी है, 1,000 पॉइंट की बढ़त आई है तो खुश हो उससे, बस इससे खुश होना है हमें। तो आप बिल्कुल ये मान के चले कि मार्केट का अंडरटोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। स्पीड ब्रेकर जो है बीच में, उससे भी उम्मीदें आने लगी है। जैसे फेड का इंटरेस्ट रेट कट है, CPI डेटा है, अच्छा आएगा, ऐसा सब प्रेडिक्ट करते हैं। मॉनसून भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। अब सैलरीज में बढ़ोतरी हो रही है।
ओवरऑल आप देखिए हमारा पेरोल का जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है, इससे खरीद शक्ति बढ़ रही है। आप देखिए, और दूसरा स्पीड ब्रेकर कौन सा है? महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे, हरियाणा में इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, ये सब तो आता जाता रहता है। लेकिन आप ऐसा सोचो ना कि अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो फिर वो मार्केट के लिए बूस्टर हो जाएगा, और जो बातें हो रही है वो अच्छी हो रही है। तो मैं आपसे यही कहने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए और किसी ट्रैप में ना आए। देखिए, हो सकता है 25,000 का निफ्टी का कॉल आपको रिटर्न ना भी दे, क्योंकि 29 तारीख को ही मीटिंग है 2 बजे के बाद। ऑपरेटर लोग क्या करेंगे कि अगर जनरल उम्मीद हमारी ऐसी है कि 29 तारीख को सेकंड सेशन में मार्केट बढ़ जाएगा तो गिरा सकते हैं, ये हमें समझना जरूरी है। फिर वो नेक्स्ट एक्सपायरी में बढ़ा देंगे रिलायंस को, निफ्टी अप आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी में उसका वेटेज ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी का, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल पे आप नज़र रख सकते हैं। अगर उसका 25,000 वाला कॉल या 24,900 वाला कॉल आप लेंगे तो वो शायद श्योर शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा देने हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम 25,000 का कॉल ले लें। अगर थोड़ा सा आपको लॉस दिखती है तो इसको स्क्वायर अप कर दे, छोड़ दीजिए उस चीज़ को। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वो सस्ता मिल रहा है इसके बाद वाली एक्सपायरी, वो भी फ्राइडे को मत ले, क्योंकि मंडे को कम होंगे भाव, वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाले। तो ये सब चीज़ें देखना है और फिर आपको शेयर बाजार में खेलना है। आज भी इज़राइल का जो इंडेक्स है, जिसको TA-125 के नाम से जाना जाता है, उसमें मामूली सी गिरावट है, 2.55%, बहुत ही मामूली सी गिरावट है। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट का टेंशन स्टेटस को में है, कोई ज़्यादा उसमें एस्केलेशन नहीं हुआ है और ना ही कोई पीस टॉक अब तक सक्सेस हो चुकी है। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेली इज़राइल का इंडेक्स देखिए, इससे आपको मिडल ईस्ट टेंशन के बारे में कुछ क्लूज मिलेंगे। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इज़राइल का स्टॉक मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को बंद रहता है, संडे को वो खुला रहता है। जब संडे को डाउ जोन्स बंद है, दूसरी बाजार बंद है, तब आप इज़राइल का इंडेक्स चेक करेंगे तो कुछ क्लूज मिलेंगे आपको। अगर वो ज़्यादा गिरा है तो आपको समझ लेना है कि हमारा बाजार मंडे को डाउन हो सकता है, क्योंकि मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ा है। और अगर वो ज़्यादा नहीं लुढ़का है तो स्टेटस को है, और अगर वो बड़ा है, मतलब उसमें तेजी आई है बहुत बड़ी, तब ये समझ लाएं कि शायद कुछ सीज फायर का फॉर्मूला काम कर गया है। इसका ये एक ही इलाज है इसको मापने का। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ये संवाद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी तरफ से सोच के समझ के ट्रेड लें। आपके कोई अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, और अब सब्सक्राइबर की मैं बात करूं तो आज का मेरा फिगर आया है 557।
तो मैंने जो सोचा था कि श्रावण मास की अमास तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, वो शायद नहीं होंगे। मैंने इस तारीख इसलिए चुनी थी, श्रावणी अमास, क्योंकि उस दिन मेरे परम पूज्य पिताश्री की मृत्यु तिथि है। लेकिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। हो भी सकता है अगर आप सब लोगों को ऐसा लगे कि भाई इस बंदे को हम हेल्प करें और धड़ाधड़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, दैनिक 50-60 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो शायद अब श्रावण महीने के 6-7 दिन बाकी है, उसमें ये पूरा हो भी सकता है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा उम्मीद लग रही है मुझे। एनीवे, आप सबको कल के ट्रेडिंग सेंटर सेशन की मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप संभल के शेयरों में ट्रेडिंग करें और अच्छे पैसे बनाएं और उसी मुनाफे में से आप दिवाली मनाएं, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।